सलाम 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 सलाम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर दोस्तों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे होते थे और वो कोरिया में स्कॉलरशिप के हवाले से पूछते थे कि कोरिया में स्कॉलरशिप हासिल करने का क्या तरीका है। तो मैंने ये सोचा कि बजाय इसके कि मैं इनफरादी एक एक बंदे को गाइड करूं, तो क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए और जिसमें प्रैक्टिकली दिखाया जाए कि भाई मैं जो कह रहा हूं तो वो करना कैसे है। इसी मकसद को लेके आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूं। और इस वीडियो की एक ख़ास बात ये होगी कि इसमें मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी, सिर्फ बोलूँगा नहीं बल्कि कुछ स्टेप्स के मतलब जैसे हम आगे जाके देखेंगे कि प्रॉपर मैं आपको सर्च करके हर चीज़ वो दिखा के बताऊंगा कि कौन सा स्टेप कैसे हमने करना है। तो आपने इस वीडियो को, अगर तो आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि ये वीडियो आप अपने फ्री टाइम में देखें और कोशिश करें कि पूरी देखें, ताकि आपके सामने पूरी की पूरी बात आ जाए कि हमने काम किस तरह से करना है और कौन सा स्टेप हमने कैसे करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारे पास जो हैं तो दो तरीके हैं एडमिशन हासिल करने के लिए। सबसे पहला तरीका जो है तो वो ये है कि हम डायरेक्ट एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके फ़िल कर लें, फॉर्म फिल कर ले, जो एप्लीकेशन पीरियड होता है उसके अंदर हम जाके कर लें। लेकिन इस स्टेप में आपके पास चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते, ऐसे भी कुछ केसेस हमारे सामने मौजूद हैं कि उन्होंने डायरेक्ट अप्लाई किया है और उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। बस इसमें आपको थोड़ा सा ये रिस्क लेना होता है कि जो एडमिशन फ़ी होती है वो आपने अपने दिल से निकालनी होती है, बस वो आप पे कर लेते हैं, बाकी आपकी किस्मत का खेल होता है। हो सकता है आप यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन को अप्रूव कर ले और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि फिर यूनिवर्सिटी जो है वो मुख्तलिफ़ प्रोफेसर्स जो हैं वो जहाँ पर जिस लैब में अपॉर्चुनिटी होगी तो आपको किसी भी लैब में असाइन कर सकती हैं। तो मतलब इसका ये है कि आप पहले से किसी लैब का सोच कर नहीं आ रहे, बल्कि जब यहाँ पर आप आ जाते हैं उसके बाद आपको लैब असाइन होगी। तो वो किसी भी किस्म की लैब हो सकती है, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट वही होगी, सेम डिपार्टमेंट होगा, लेकिन जिस लैब में आपको असाइन किया जा रहा है वो किस स्पेसिफ़िक फ़ील्ड पे काम कर रहे हैं, तो इसमें आपके पास चॉइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा महदूद हो जाते हैं। तो ये पहला स्टेप है, लेकिन इस पे हम आज बात नहीं करेंगे। जिस स्टेप पे हमने बात करनी है और ये डिटेल वीडियो में जिस स्टेप के बारे में बना रहा हूँ वो है कि प्रोफेसर रिकमेंडेशन के थ्रू जो आना है, और यही रिकमेंडेड वे है। मैं ख़ुद भी इसी तरीके से यहाँ पर आया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मास्टर्स तकरीबन कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि कैसे आपने ये स्टेप्स करने हैं। तो अब आपने जहन में ये रखना है कि हमने इसी तरीके को फ़ोकस करना है, ठीक है। इससे जो फ़र्स्ट वाला मेथड है तो उस पे हमने ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना। हाँ, अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो वेल एंड गुड, वो बेशक ट्राई कर ले, मैं रोक नहीं रहा। अच्छा, सबसे पहला स्टेप जो होगा ना वो है कि मतलब मैं बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूँ। मेरी टारगेट जो है वो ऑडियंस है जिनको इस हवाले से कुछ भी पता नहीं है, तो मैं उसको बिल्कुल स्क्रैच से लेके जाऊँगा। आप बेशक इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं जिनको जिस स्टेप का पता होगा। सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास है वो है कि हमने कोरिया के अंदर मौजूद जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनको हम सर्च करें कि भाई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो किस तर्ज पे मौजूद हैं यहाँ पर। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ बाय एग्जांपल के किस तरह हम ये कर सकते हैं। तो ये आप गूगल में आकर जो हैं तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन साउथ कोरिया, या आप लिख के सर्च कर लें। अब सर्च रिज़ल्ट्स में आपके पास बहुत से रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, बेशक आप फ़र्स्ट रिज़ल्ट जो है वो ओपन कर लें। अब ये रिज़ल्ट जब मेरे पास ओपन हो गए, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पूरी लिस्ट है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। अब इसमें आप कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लें। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये जो है काइस्ट यूनिवर्सिटी, तो मैं इसको उठाता हूँ, आप बेशक इसको कॉपी पेस्ट कर लें। और जो है तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा गूगल में और इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को सर्च करूँगा। तो पहला स्टेप हमारे पास था कि हमने गूगल में यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। अब जब यूनिवर्सिटीज़ आपने सर्च कर ली, उसमें से कोई भी यूनिवर्सिटी आपने पिक करनी है। सेकंड स्टेप हमारे पास होगा कि हमने उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करना है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने काइस्ट को जो है वो पिक किया, और काइस्ट के फिर ऑफिशियल वेबसाइट देखने का यही तरीका है कि आप गूगल में सर्च कर ले, आपके पास आ जाएगी उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। तीसरी चीज़ ये है कि अब हम उस वेबसाइट पे जाएंगे
और उस वेबसाइट पे जाके हमने जो स्पेसिफ़िक डिपार्टमेंट आपको, क्योंकि मैं ये वीडियो जेनेरिक बना रहा हूँ, ये जनरल वीडियो है, हर फील्ड के लिए ये अप्लाई हो सकती है। बस अब आपने अपनी फ़ील्ड ख़ुद इसमें सर्च करनी है। मैं आपको सिर्फ एक फ़ील्ड का करके दिखाऊंगा, लेकिन ये आप जनरलाइज़ कर सकते हैं हर फील्ड पे। तो अब तीसरा स्टेप हमारे पास चूँकि स्पेसिफ़िक डिपार्टमेंट है तो हम इसको सर्च कर लेते हैं। ये काइस्ट की वेबसाइट आपके पास आ गई और हमने इसको ओपन कर लिया। अब मेरे पास चूँकि गूगल ट्रांसलेट भी प्लगइन मौजूद हैं, तो इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रहा है, नहीं तो ये वेबसाइट आपको उमूमन कोरियन में ही ओपन होगी। तो यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख लें तो यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन होगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो वेबसाइट बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जो उन्होंने इंग्लिश वर्जन प्रोवाइड किया है तो उसी पे आ जाएगी। अब ये काइस्ट की जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके कोशिश कर ले कि आप जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करें। यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें मिल सकती हैं जो कि आपके नॉलेज में भी इजाफा करेगी। दूसरी बात यह कि आपको यूनिवर्सिटी का ज़रा अंदाज़ा भी होगा कि आप किस किस्म के एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पूरी वेबसाइट को, मतलब आपके पास टाइम होगा, अवेलेबल होगा, आप आराम से बैठ के एक दिन लगाएँ, उसको पूरी वेबसाइट को सर्च करें। फिर लेकिन जिस स्टेप पे हम जा रहे हैं तो उसमें यह है कि आपने अपना स्पेसिफ़िक डिपार्टमेंट इसमें ढूंढना है एडमिशन लेने के लिए। तो अब मुझे पता है कि भाई ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अगर किसी को नहीं पता होगा क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे ये ऑप्शन डिफरेंट तरीके से दिए गए होते हैं। तो आपने इसमें अब जैसे इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एकेडमिक के सेक्शन पे जब आप आएंगे तो ये देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है कॉलेज एंड डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही मैं ये क्लिक कर लेता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी मुख्तलिफ़ स्कूल्स की, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस। यहाँ पर असल में डिपार्टमेंट को उमूमन स्कूल भी कहा जाता है। जैसे मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ तो इसको कहा जाता है स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो आपने अपनी स्पेसिफ़िक जो स्कूल है या डिपार्टमेंट है आपने उसको सर्च कर लेना है। अब जैसे ये देखें कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैं आ गया, तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में यहाँ पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग और बहुत सी फील्ड्स आपके पास अवेलेबल। तो मैं स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग में चला जाता हूँ, मिसाल के तौर पर मुझे इंटरेस्ट इस फील्ड में है। अब आपकी जो फील्ड होगी सिविल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, आप उस फील्ड पे आपने क्लिक कर लेना है। तो स्कूल ऑफ कंप्यूटर पे जब मैं क्लिक करूँगा तो उस डिपार्टमेंट की अपनी एक अलहदा जो है तो वो लिंक आपके पास ओपन हो जाएगा। अब इस लिंक पे जब आप आएंगे, ये अब स्पेसिफ़िकली इस डिपार्टमेंट के मतलब ये देखिए काइस्ट कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस से मतलब इन्फॉर्मेशन, इनके लैब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर अवेलेबल होगी। अब इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप जो है वो हमने पूरा कर लिया, मतलब हमने डिपार्टमेंट जो है वो ओपन कर लिया। अच्छा जी, थर्ड स्टेप के बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप जो है, जब हमने अपनी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को भी फाइंड आउट कर लिया, अब उस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स की लिस्ट को हमने ओपन करना है और उसमें से क्योंकि डेफिनेटली आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे होंगे, मतलब कंप्यूटर साइंस जो है वो एक ब्रॉडर फील्ड है, फिर उसके अंदर स्पेसिफिक मुख्तलिफ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिग डेटा की फ़ील्ड हो गई या डेटा साइंस वगैरह, ये सारी चीज़ें नेटवर्किंग की हो गई। तो ये अब मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। अब आपने इसमें अपने इंटरेस्ट का प्रोफेसर ढूंढना है कि वो प्रोफेसर जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड हो। तो अब वो एक नहीं होंगे, वो बहुत से होंगे, तो आपने उन प्रोफेसर्स को शॉर्ट लिस्ट करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने ये स्टेप आपने कैसे करना है, ठीक है। अब इस साइट को आपने थोड़ा सा एक्सप्लोर इसको भी करना होगा क्योंकि ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का तरीक़ेकार थोड़ा डिफरेंट होता है, इनकी वेबसाइट्स तो डिफरेंट होती है। तो लेकिन आपने टारगेट में स्टेप रखना है, बस आपने ये स्टेप्स याद रखने कि मैंने इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने फैकल्टी फाइंड आउट करनी है। तो काइस्ट की वेबसाइट पे अगर हम जाएँ तो रिसर्च वाली फील्ड पे अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पर हमें ये देखें रिसर्च लैब्स की एक टैब जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। इस पे आप जब क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास लिस्ट आ जाती है। ये अब मुख्तलिफ लैब्स हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, ये आपके पास डिफरेंट फील्ड के लैब्स हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरी जो इंटरेस्ट की फ़ील्ड है वो एडवांस नेटवर्किंग लैब, अब जैसे ये लैब मैंने देख लिया, इसको मैंने साइट पे ओपन कर लिया, ठीक है। अब फिर मैं नीचे आ रहा हूँ तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैंने देखा कि यार ये कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन लैब जो है तो ये भी मेरे इंटरेस्ट की, तो ये भी मैंने ओपन कर ली, ठीक है। तो जो लैब्स आपकी इंटरेस्ट की होगी ना, आपने वो ओपन कर ली हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि वो लैब्स किसी प्रोफेसर के अंडर चल रही होंगी, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर आए तो अब ये प्रोफेसर का नाम नहीं है, ये आपने नोट कर देना है। बेशक आप वर्ड की फ़ाइल अपने साथ जो है तो वो ओपन कर लें और उसमें एक एक प्रोफेसर
की जो है वो प्रोफाइल जो है वो वहाँ पर नोट कर लिया करें कि भाई ये प्रोफेसर जो ये मेरी फ़ील्ड का है। मतलब पहले आपने शॉर्ट लिस्टिंग कर लेनी है, ठीक है, कि कौन कौन से प्रोफेसर आपकी फ़ील्ड के हैं। फिर जो है तो और साथ उनके वेबसाइट्स जो हैं, ये देखिए ये अब उनकी वेबसाइट का लिंक है, मतलब ये उनकी लैब का असल में लिंक है, ठीक है। अब मैं जब इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये इनकी अपनी लैब की लिंक ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपने हर एक प्रोफेसर की जो है तो शॉर्ट लिस्टिंग कर लेनी है, ठीक है। अब ये देखिए ये प्रोफेसर की अपनी प्रोफाइल आ गई। अच्छा, अब जब आपने शॉर्ट लिस्टिंग कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप बैठ जाए आराम से और उस जो लिस्ट आपने बनाई होगी तो उसमें से एक वक्त में आपने एक प्रोफेसर को चूज़ करना है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि आपने एट अ टाइम बहुत से प्रोफेसर्स को चूज़ करके आपने बस काम स्टार्ट कर दिया, इस तरह नहीं करना, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, ठीक है। आप इजीली जो है वो इसको टाइम दें, क्योंकि ये टाइम टेकिंग टास्क है, आपने इस पर थोड़ा सा टाइम आपने इन्वेस्ट करना होगा। तो आप एक प्रोफेसर को एट अ टाइम चूज़ कर लें, वो हम अभी देख लेंगे, एक को हम उसमें से चूज़ कर लेंगे। फिर लैब की वेबसाइट जो है वो हम देख लेंगे, उससे हमें थोड़ी फेमिलियरिटी हो जाएगी कि लैब किस नौइयत का काम हो रहा है इस लैब में, तो इससे आपको एक अंदाज़ा भी हो जाएगा। और ये आपको फिर ईमेल जब आप लिख रहे होंगे प्रोफेसर में, तो ये उस चीज़ में आपको हेल्प आउट करेगी। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर हमने ये एडवांस नेटवर्किंग लैब जो है तो ये इसकी साइट हमने खोली हुई है। अब ये एडवांस नेटवर्किंग लैब जो है तो ये हमारे पास ओपन है, ठीक है। तो अब इसकी वेबसाइट जो है हम उस पे चले जाएंगे, जो मेरे साथ साइट पे ओपन भी थी। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी इस लैब से रिलेटेड, ठीक है, कि ये किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। फिर इसमें ये देखें मेंबर कौन कौन हैं और इनकी पब्लिकेशंस जो हैं उसकी एक लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल होगी कि इस लैब के अंदर जो काम करते हुए क्या क्या पब्लिकेशन हुई है, और इस तरह कॉन्टैक्ट वगैरह भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जिस स्पेसिफिक लैब को आप टारगेट कर रहे हो तो एक वक्त में एक ही लैब को आप टारगेट करें, ठीक है। उसके बाद वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा, मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। तो ये चीज़ आपने ये स्टेप आपने कर लिया। अब आपने ये स्टेप जब कर लिया कि लैब की वेबसाइट के साथ भी आप फेमिलियर हो गए, उसको भी आपने देख लिया, डिटेल्स आपने वहाँ से भी ले ली, तो इसके बाद एक और स्टेप ये है कि आप जो हैं गूगल स्कॉलर पे इस प्रोफेसर के रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं तो वो सर्च करें, ठीक है। और वो रिसर्च आर्टिकल्स हम क्यों सर्च कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप जब किसी प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं तो आपने उसको इस चीज़ का अंदाज़ा दिलाना है कि भाई मैं आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ चुका हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि आप कहाँ पर किस एरिया में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस तो उनके पास बहुत सी आ रही होती है। तो अब हर बंदा अगर मुँह उठा के ईमेल कर रहा है और वो उसको ये एहसास ही नहीं दिला रहा कि भाई जो आपकी फ़ील्ड है स्पेसिफ़िकली तो उसमें मेरा इंटरेस्ट भी है और मैं उसके हवाले से कुछ बेसिक नॉलेज भी है मेरे पास और मैं आपके रिसर्च आर्टिकल्स भी पढ़ता हूँ, ठीक है। तो एक इस किस्म का बंदा ईमेल कर रहा है जो कि ये पूरा बैकग्राउंड उसको बता रहा है और टच दे रहा है, उसको टेक्निकल वर्डिंग्स में हिंट दे रहा है कि भाई मुझे इस फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा बंदा ये है कि बस उसने मुंह उठाया, एक ईमेल टाइप की और वो हर प्रोफेसर को भेज रहा है। तो आप ख़ुद सोचें कि रिजेक्शन रेट किसके हवाले से ज़्यादा होगा। डेफिनेटली ये दूसरे बंदे को, क्योंकि प्रोफेसर के पास तो एक बंदे की ईमेल नहीं आ रही होती, उसके पास तो बहुत सी ईमेल्स आ रही होती। तो आपने अपनी ईमेल में इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि मैंने जो है प्रॉपर होमवर्क करके ही मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ। तो अब हम इस स्टेप को देखेंगे कि ये रिसर्च आर्टिकल्स जो है हम कैसे गूगल स्कॉलर में सर्च करेंगे। अच्छा, गूगल स्कॉलर में आपने जो है तो ये आपने यहाँ से फैकल्टी नेम जो है, क्योंकि रिसर्च आर्टिकल्स जो होते हैं वो प्रोफेसर के नेम पे होते हैं, तो आपने जो है तो वो आपने यहाँ से प्रोफेसर का नेम कॉपी किया और यहाँ पर आपने scholar.google.com पे आप गए, यहाँ पर आपने प्रोफेसर का नेम जो है वो पेस्ट किया, सर्च करें। अब ये देखें ये मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स जो है इस प्रोफेसर के नेम से वो यहाँ पर आपको आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये पहला आर्टिकल है, ये IEEE में पब्लिश हो चुका है, ठीक है। आप इसको ओपन कर लें। अब जब आप इसको ओपन कर लेंगे ये आर्टिकल आपके पास आ गया, ठीक है। इस तरह आपने मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स जो हैं वो इसके देख लेने, यहाँ से जो टॉप पे आ रहे होंगे तो वो जो लेटेस्ट आर्टिकल्स जो कोशिश करें कि वो आप पढ़ लें, पब्लिकेशन डेट आप उसकी देखिए कि कब पब्लिश हो चुका है। तो जो लेटेस्ट वन होंगे वो आपको ज़रा बेहतर आइडिया दे सकेंगे कि प्रोफेसर अभी करंटली किस टॉपिक पे और किन चीज़ों पे किस एरिया में काम कर रहा है। तो आपने जब ये सिलेक्ट कर ली, अब इसमें एक और टिप मैं आपको दूंगा कि अगर तो आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में हैं, यूनिवर्सिटी के इंटरनेट से जो उन्होंने आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया होता है उससे अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो फिर तो आप यहाँ से आप देखें, जैसे मुझे एक्सेस प्रोवाइडेड बाय क्योंगपोक नेशनल यूनिवर्सिटी। अब मैं चूँकि अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेट से एक्सेस कर रहा हूँ तो मुझे एक्सेस इन्होंने प्रोवाइड की हुई, तो मैं इस आर्टिकल को डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो अगर आपको भी इस तरह किसी यूनिवर्सिटी ने एक्सेस दी हुई है, या जो मेरे ख्याल में जोंग वालों
जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम कहते हैं, जो USBs वगैरह मिली थी, तो उसमें भी शायद कुछ इस तरह के हैं कि कुछ साइट्स वो अलाउ कर रहे हैं, वो एक्सेस आपको दे रहे हैं। अगर तो वो चीज़ें फिर तो ठीक है, फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, आप आराम से इधर PDF पे क्लिक कर लेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा रिसर्च आर्टिकल। लेकिन अगर आप घर का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, घर के इंटरनेट से कर रहे हैं, तो फिर आपके पास यहाँ पर जो है तो ये PDF का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, बल्कि ये आपको एक्सेस नहीं ग्रांट, सिर्फ आप इसके जो एब्स्ट्रैक्ट है बस उसको आप पढ़ सकेंगे और उसके अलावा इसको आप डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पर जो करने वाला स्टेप है तो वो ये है कि आपने SCI हब एक वेबसाइट है, और उसमें आपने जो रिसर्च आर्टिकल जो आपने निकाला होता है ना, तो उसका एक होता है कीवर्ड, आप याद रखें DOI, ठीक है। तो DOI को आपने सर्च करना है और वो आपने SCI हब में जाके पेस्ट कर देना है। तो वो SCI हब आपको ऑटोमेटिकली उसका एक्सेस डाउनलोड करके बस वो आपको आर्टिकल दे देती है। तो ये आपके पास फ्री जो है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं घर बैठे। आप जो जिन रिसर्च आर्टिकल्स को आप नहीं वो कर सकते, तो आप घर बैठे आराम से आप कर सकेंगे। इसका भी मैं आपको तरीका दिखाता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप आए, ठीक है, तो ये हमारे पास रिसर्च आर्टिकल है, यहीं पर IEEE की वेबसाइट पे नीचे आ जाए, ये जिस भी जर्नल में पब्लिश हो चुका हो, कहीं पर भी पब्लिश हो, तो आप उसको, अगर बेशक आपके पास एक्सेस नहीं आ रही तो आप उसको देख लें, उसमें DOI कहीं ना कहीं मेंशन होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर है, तो बिलफर्ज अगर आपको वेबसाइट पे नहीं मिल रही तो आप Ctrl+F जो है तो वो अगर आप प्रेस कर ले और DOI लिख ले, तो ये अब देखें मेरे पास DOI डायरेक्ट आ गया। अब इस DOI को मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा DOI सर्च करने का तरीका ये भी है कि मिसाल के तौर पे ये आर्टिकल का नाम है, इसको आपने कॉपी कर लिया, ठीक है, गूगल में आप गए, इसको आपने पेस्ट कर लिया और इसके साथ DOI आप लिख लें। जो आर्टिकल का नाम होगा वो आपने पेस्ट कर लिया और साथ DOI जो है ये मैंने एडिशनल लिख लिया। अब जब मैं इसको सर्च करूँगा, ये देखिए गूगल सर्च रिज़ल्ट सबसे टॉप पे मुझे क्या दे रहा है, इसका DOI नंबर। तो ये DOI नंबर जो है ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब एक वेबसाइट है SCI हब, ठीक है, ये आप वेबसाइट यहाँ पर नोट कर ले, scihub.st, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली आपने इसी तरह देना है। तो यहाँ पर आके इस जगह पर आपने इस लिंक को इस नंबर को आपने पेस्ट कर देना है। और जब मैं फिर यहाँ पर ओपन ये बटन होगा साइड पे, आप इस पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो ये देखिए इसने मुझे डायरेक्टली जो आर्टिकल है वो सर्च करके डाउनलोड करके दे दिया, ठीक है। ये बग़ैर ये आप किसी किस्म का यूनिवर्सिटी एक्सेस इसके लिए नहीं चाहिए, आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने, अब ये स्टेप किस चीज़ के लिए, ये आपने आर्टिकल्स डाउनलोड करने के लिए ये स्टेप आपने याद रखना है। तो आर्टिकल्स आप आराम से इस तरह घर बैठे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब जब ये स्टेप हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब आर्टिकल तो आपके पास डाउनलोड हो गया, अब आर्टिकल से करना क्या है। आर्टिकल से आपने असल में मेन आइडियाज़ पिक करने हैं, ठीक है। आपने उसमें से ये देखना है कि करंट ये काम किस एरिया में कर रहा है और क्या। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि ये मिसाल के तौर पे आर्टिकल है, ठीक है। तो आप आर्टिकल की एक तो हेडिंग से भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये किस से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है। फिर आप इसका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आप पढ़ लें एक मरतबा, ठीक है। और बेशक ज़्यादा डिटेल्स में आप ना जाएं, एब्स्ट्रैक्ट आपने पढ़ लिया और इसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ ली। बेशक आपको इसमें बहुत सी चीज़ें 80% चीज़ें आपको समझ ही नहीं आ रही होगी डेफिनेटली आपकी, चूँकि अभी आपने रिसर्च स्टार्ट नहीं किया तो आपको तो इन चीज़ों का इतना अंदाज़ा नहीं होगा। तो वो परेशानी की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट इसका पढ़ लें, थोड़ा बहुत अंदाज़ा इससे ले लें कि भाई क्या हो रहा है। एक मरतबा पढ़े, दूसरी मरतबा पढ़े, तीसरी मरतबा पढ़ ले, 4-5 मरतबा आप इसका ये एब्स्ट्रैक्ट, ये देखिए छोटा सा ही होता है, ठीक है। तो वो आप इसको बार बार पढ़ ले, थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन का जो सेक्शन है ना, क्योंकि पेपर में बहुत से सेक्शन होंगे, तब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये यहाँ तक आ रहा है। तो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन आप पढ़ ले, तो इससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। और फिर ये बाकी दरमियान में जो है इसको आप बेशक स्किप कर ले और आप बिल्कुल नीचे आके यहाँ पर कंक्लूजन भी पढ़ लें, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं ना और इसको आप बेशक 10% भी आप समझ लेते हैं तो मकसद पूरा हो जाता है। आपको आइडिया हो गया कि भाई किस फील्ड में काम हो रहा है। ये आपने एक आर्टिकल, इस तरह आप कम से कम 5, 6, 7 आर्टिकल जितना आप पढ़ सकते हैं, कुछ टाइम आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। उन आर्टिकल्स को डिग आउट करें और उसमें से मेन आइडियाज़ निकालें कि किस चीज़ पे काम हो रहा है, फिर उसको आगे आपने यूटिलाइज़ करना है। इसमें यह भी हो सकता है कि आपके जहन में कोई रिसर्च प्रपोजल या कोई आइडिया भी आ जाए, तो वो चीज़ आपने नोट डाउन कर देनी है। अब जब ये स्टेप हो गया तो उसके बाद इस पे भी हमने बात कर ली कि रिसर्च आर्टिकल से असल में हमने मेन आइडियाज़ पिक करने ईमेल के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि अब हमने ईमेल लिखना है। असल में ईमेल कैसे लिखना है ये एक बिल्कुल अलहदा एक टॉपिक है और इस पे भी मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बना लूँ कि ईमेल में डूज़ कौन से हैं, मतलब करने के काम कौन से हैं, और डोंट्स जिसको आपने नहीं करना।
जो कि हम उमूमन कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कौन से काम है वो हम नहीं करने। तो इस पे एक अलहदा मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बना लूँ। तो इसमें अभी मैं टिप्स के लिहाज से जो आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जब आप फ़र्स्ट ईमेल लिख रहे हो ना, तो उसी ईमेल के अंदर आप सीवी भी अटैच कर लें और ट्रांसक्रिप्ट भी अपना अटैच कर ले। सीवी अच्छी तरीके से आप बना लें जिसमें आपके मेन स्किल्स जो हैं, जो जिस लैब में आप वो कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ो तो वो भी उस सीवी में लाजमन मेंशन कर ले, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड सीवी है। क्योंकि आपको कोई जॉब, दो अलहदा चीज़ें ना, आप जॉब बेस्ड सीवी बनाते हैं उसमें अलहदा तनाजुर में वो चीज़ें सामने लाते हैं, और एक जब आप रिसर्च बेस्ड सीवी, तो आपने प्रोफेसर को सीवी में वो चीज़ें दिखानी है जो कि प्रोफेसर को हेल्प आउट करे कि हाँ भाई इस बंदे को कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये पहले कुछ पढ़ चुका है इससे रिलेटेड, ठीक है, और इसके पास इससे हमारे लैब से रिलेटेड हेल्पफुल स्किल्स मौजूद है। तो वो चीज़ें आपने उसके सामने लानी है। तो उसके अंदर सीवी आपने अच्छी सी बना ली, सीवी भी डाली, क्योंकि सीवी अब किस तरह बनाते हैं ये भी एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें अभी हम इसी वीडियो में वो ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। और साथ में जो आपकी मार्कशीट होगी, ट्रांसक्रिप्ट और यूनिवर्सिटी डिग्री जो है वो भी आप अटैच कर लें, अटैचमेंट्स में ये डाल लें। फिर मज़ीद अगर प्रोफेसर को कोई और चीज़ चाहिए होगी तो वो आपसे ख़ुद मांग लेगा। तो इसी तरह जो है, अच्छा इसमें एक ध्यान ये रखें कि आपने जब प्रोफेसर को एक ईमेल कर ली, पहली ईमेल जब आपने कर ली, तो आप उसके बाद फ़ौरन 2-3 दिन बाद फॉलो अप ना करें कि आप प्रोफेसर आई डिडंट गॉट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, इस तरह के कुछ ईमेल्स आप उनको ना करें। क्योंकि प्रोफेसर्स जो हैं वो उनके पास एक बंदे की ईमेल नहीं आती, उनकी बहुत बिजी स्केड्यूल होते हैं, बाज़ औक़ात वो फ़ौरन टूर्स पे गए होते, तो वो इस तरह वो नहीं करते। तो कम से कम 2 हफ़्ते आप दें, 2 से 3 हफ़्ते आप एक प्रोफेसर को आप दें, उसके बाद बेशक आप फॉलो अप कर लें जब वो फॉलो अप कर लें। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप बिल्कुल वो जो कहते हैं ना कि पत्थर पे लकीर जो होती है ना, ये चीज़ आप अपने जहन में बिठा लें कि एक ही डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ़ प्रोफेसर्स को एक ही वक्त में ईमेल नहीं करना आपने। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिस यूनिवर्सिटी का हमने जिक्र किया काइस्ट, अगर आप उधर अप्लाई कर रहे हैं तो काइस्ट के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के एक ही दिन में या एक हफ़्ते के अंदर ड्यूरेशन अगर आपने रखी हो या 2 हफ़्ते की ड्यूरेशन आपने रखी हो, उसके अंदर 4-5 प्रोफेसर को आपने मेल कर ली। अब होगा क्या कि ये प्रोफेसर्स आपस में डिस्कस करते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है कि आपको तो रिस्पॉन्स प्रोफेसर नहीं देते, लेकिन जब आपकी ईमेल उनके पास चली जाती है ना, और वो आपकी सीवी और ट्रांसक्रिप्ट से मुतमईन हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि भाई अब आपके मुतल्लिक़ कुछ और मालूमात कर ले, तो वो क्या करते हैं कि वो मुख्तलिफ़ प्रोफेसर जो है ना, तो उनकी लैब्स में भी वो सीवी भेज देते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं और आपने जिस प्रोफेसर के लैब में ईमेल की है, तो उसका कोई और जानने वाला प्रोफेसर है उसी डिपार्टमेंट में जिसके लैब में पाकिस्तानी स्टूडेंट है, तो वो क्या करेगा कि वो उस सीवी को और आपकी जो ईमेल है वो फॉरवर्ड करेगा उस प्रोफेसर को कि ये अपने स्टूडेंट से ज़रा कंफर्म कर लो, या उस स्टूडेंट को डायरेक्ट अप्रोच कर लेगा। अब होगा क्या, अगर आपने, इसने तो फॉरवर्ड कर दी लेकिन आपने ईमेल की है उस प्रोफेसर को भी आपने ईमेल की है। अब जब ये प्रोफेसर उसको बताएगा कि इस स्टूडेंट को वेरीफाई करो, वो कहेगा भाई इसने तो मुझे भी ईमेल की है। तो अब क्या हो गया कि आप दोनों प्रोफेसर की नज़र में आप गिर गए। वो कहेंगे भाई इसने तो मजाक बनाया हुआ है कि इकट्ठे एक ही टाइम पे मुझे भी कह रहा है कि आपके लैब में इंटरेस्टेड हूँ और दूसरे बंदे को कह रहा है कि आपके लैब में भी इंटरेस्टेड हूँ, तो आपकी एप्लीकेशन बिना दे के रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये आपने बहुत एहतियात करना है। ये लोग लंच भी इकट्ठे करते हैं, आपस में बाजू का डिस्कस कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स का तस्करा कर लेते हैं, फ़लानी कंट्री से मेरे पास स्टूडेंट की वो CV ये लेना चाहिए या नहीं, तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट के जो है मैं सेम प्रोफेसर को एक यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बात करूँ, हाँ मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में आप कर रहे हैं, मतलब आपने एक प्रोफेसर जो काइस्ट से पिक किया, दूसरा प्रोफेसर जो है वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में क्योंगपोक नेशनल यूनिवर्सिटी से पिक कर लिया, तीसरा किसी JU यूनिवर्सिटी से पिक कर लिया, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। लेकिन एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपने 2-3 प्रोफेसर को इकट्ठे आपने मेल नहीं करनी, कम से कम 2 हफ़्ते का टाइम दे, ठीक है। 2 हफ़्ते बाद उसी प्रोफेसर के से आप फॉलो अप करें और उनको कहें कि मतलब आप मुझे रिस्पांस दें। फिर अगर तो फिर भी 4-5 दिन में आपको रिस्पांस नहीं मिलता, फिर आप बेशक किसी उसी डिपार्टमेंट के दूसरे प्रोफेसर को आप बेशक आप ईमेल कर लें। फिर आप जो है तो एथिकली भी ये ठीक है, क्योंकि आपको जब रिस्पांस नहीं मिल रहा तो आपने तो आगे बढ़ना है, तो लेकिन आप उसमें गैप दें, इकट्ठे आपने एक ही टाइम पे नहीं करना। ईमेल से मुतल्लिक एक और पॉइंट आपने अपने जहन में रखनी है कि ईमेल जो है वो आपने शॉर्ट और टू द पॉइंट रखनी है, ठीक है। आपने 6 से 7 लाइन्स में अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन करनी है और उसमें आपने 6-7 लाइन के अंदर ही उसको ये बताना है कि मैं आपकी फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ, मैंने आपके मतलब लेटेस्ट जो आर्टिकल्स है वो मैंने पढ़ लिए,
और उसके बाद जो है तो वो मैं मतलब आपको ईमेल कर रहा हूँ। तो ये अपनी चीज़ से 7 लाइन, बहुत ज़्यादा वो पूरे फ़लसफ़े आपने उसको नहीं जानने, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके पूरे ईमेल को जो है वो सर्च करें, पढ़ें, ठीक है। तो शॉर्ट, हाँ, अगर आपने क्या करना है, अगर तो आपने कोई रिसर्च प्रपोज़ल आपके पास है प्रॉपर, वो आप एक अलहदा PDF फाइल में वो करके अटैच कर लें। जैसे आपने CV ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी थी, तो आप एज ए PDF फाइल उस रिसर्च प्रपोज़ल को भी अटैच कर लें, या कोई और ऐसा हेल्पिंग मटेरियल जो आप कहते हैं कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो प्रोफेसर के सामने जाना ही चाहिए, तो वो भी आप उसी ईमेल में अटैच करके ईमेल में उसका बता दें कि अटैच्ड आर डॉक्यूमेंट्स, और उस डॉक्यूमेंट्स को आप बेशक वो भी कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है। और डॉक्यूमेंट अटैच करते वक्त कोशिश करें कि फ़ाइल का नेम एग्जैक्टली वही चीज़ रखे जो उस चीज़ से रिलेटेड है। आप ABCD फ़ाइल है या किसी नंबर वाइज फ़ाइल है तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं देती। तो आपने फ़ाइल की नेमिंग जो है, अब CV है तो CV, और ट्रांसक्रिप्ट है तो ट्रांसक्रिप्ट का नाम लिखा हुआ, रिसर्च प्रपोज़ल है तो रिसर्च प्रपोज़ल का नाम फ़ाइल का लिखा हुआ। अच्छा, अब आते हैं कुछ अहम सवालात की तरफ। तो सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि आइल्स ज़रूरी है या नहीं। तो आइल्स पहले जो था वो मैंडेटरी नहीं था, और कोरिया में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, इवन मैं जो है तो मैं आइल्स के बगैर आया हूँ, लेकिन अब जो है अब ये मैंडेटरी है। और मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि अब कोरियन एम्बेसी जो पाकिस्तान में है, तो चूँकि कुछ फ्रॉड के केसेस वगैरह हुए थे, तो उस वजह से फिर उन्होंने इसको मैंडेटरी कर दिया। तो आपने आइल्स जो है वो आपने देना है, और कोशिश करें कि आइल्स के स्कोर को ईमेल में, मतलब जब आपने इरादा कर लिया ना, तो अब आप दे दें, टेस्ट दे दे और उसको ऐड कर ले। क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं कि स्टूडेंट्स ने जो है वो अप्लाई किया लैब में, लेकिन चूंकि उन्होंने आइल्स नहीं दिया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो कोरियन एम्बेसी ने उनको वीज़ा ही नहीं दिया क्योंकि उनके पास आइल्स नहीं था। अब प्रोफेसर ये हैं कि इस हवाले से थोड़े मोहतात हैं। तो जब आप ईमेल कर रहे हों तो आप उसके साथ अपना आइल्स का स्कोर भी बता दें कि 5.5 बैंड्स है, 6 बैंड्स है, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 6 बैंड्स एक्सेप्टेबल होता है मिनिमम, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसकी कोई कैद नहीं होती, 5.5 भी एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन कोशिश कर ले कि जितना बेहतर आ सकता हो। तो आप एक मरतबा ट्राई कर रहे हैं तो अच्छा ट्राई कर ले, लेकिन 5.5 पे भी एडमिशन्स हुए हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 6 हैं, तो मेरे ख्याल में 6 से ज़्यादा शायद कोरिया में किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो आपने लाजमी जो है वो इंक्लूड कर देना है टेस्ट में, टेस्ट स्कोर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई मिनिमम CGPA क्राइटेरिया क्या है। तो मिनिमम CGPA क्राइटेरिया ये है कि ये डिपेंड करता है लैब टू लैब, ठीक है, वेरी करता है। कुछ लैब्स में बहुत हाई रिक्वायरमेंट होती है, वो कहते हैं कि भाई 3.5 से प्लस हो CGPA, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम लैब्स होते हैं। और कुछ लैब्स जो हैं वो एवरीथिंग इज़ ओके, अगर बंदे के पास स्किल्स हैं और वो उसने जो क्या कहते हैं रिसर्च प्रपोज़ल वगैरह बनाया है, या उसने जो जिस किस्म का ईमेल किया है वो इतना अट्रैक्टिव है, तो रख लेते हैं। यहाँ पर 2.3 CGPA के लोग भी मौजूद हैं, 2.2 के भी मौजूद है, 2.1 के भी मौजूद है। इसलिए इस चीज़ की आप टेंशन ना लें, कोरिया में आप अप्लाई करें। हाँ, जिस लैब में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी वेबसाइट पे अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली मेंशन है कि 3 है, तो फिर तो डेफिनेटली वो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं करेंगे। तो लेकिन अगर तो वहाँ पर कोई चीज़ इस हवाले से मेंशन नहीं है तो आप अप्लाई करें, ठीक है। आप बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन ना लें कि CGPA मेरी कम है या ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, चांसेस ज़रा ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर कम भी है तब भी आप अप्लाई कर ले। ना अप्लाई करने से अप्लाई करना बेहतर है, ठीक है। तो आप ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। तीसरी चीज़ जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस स्केजुअल है। तो वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन कर लेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस स्केजुअल किस तरह यहाँ पर प्रोसेस होता है। मतलब पहले आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, लेकिन ये असल में प्रोफेसर के रिकमेंडेशन, जब आपको प्रोफेसर रिकमेंड कर लेता है तो उसके बाद का स्टेप आता है। और लेकिन जो लोग प्रोफेसर रिकमेंडेशन के बगैर आना चाह रहे हैं, मतलब वो कहते हैं यार हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को अप्लाई करेंगे, तो फिर तो उनको ये सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और फिर जो है वो करेंगे। तो फ़िलहाल मैं इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा नेक्स्ट किसी और वीडियो में मैं इसको एड्रेस कर लूँ कि प्रोसेस क्या होता है एप्लीकेशन का। अच्छा, एक अहम सवाल जो है वो ये आ रहा है कि भाई हमने कोई कह रहा है मैंने 100 ईमेल की, कोई कह रहा है मैंने 200 ईमेल की, मुझे आज तक कोई रिस्पांस ही नहीं मिला, एक प्रोफेसर भी रिप्लाई नहीं करता। तो देखें, इसमें एक चीज़ ये अपने जहन में रखें कि कुछ ईमेल्स जो हैं वो मैंने देखी है, तो इतने अजीब किस्म की ईमेल उन्होंने लिखी होती है ना, जैसे अल्लाह माफ़ करे, जैसे ये प्रोफेसर जो है तो बस ये
ये लोग प्रोफेसर को पे कर रहे हैं और बस प्रोफेसर को कहना है कि भाई मुझे लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो ना लो ना। तो बहुत बेसिक किस्म की गलतियाँ हम लोग करते हैं। तो इसका एक तो ये है कि आप अपना ईमेल जो है आप उसको ज़रा रिकन्सिडर कर ले कि आप ईमेल में क्या गलतियाँ कर रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास बहुत से हेल्पिंग मटेरियल भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये असल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने से पहले मैंने पोस्ट लगाई थी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाई थी, फेसबुक पे भी लगाई थी। तो कुछ दोस्तों ने मैसेंजर पे और व्हाट्सएप पे रब्ता करके ये चीज़ मेंशन की है कि उन्होंने बहुत सी ईमेल्स किए लेकिन उनको रिस्पांस नहीं आ रहा। तो उसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम अपना एहतसाब ख़ुद करें और वो ये है कि हम अपने ईमेल की जो है तो वो नज़रसानी करें, हम ईमेल किस तरह की लिख रहे हैं। तो इस पर मैं कोशिश करूँगा कि इसकी डूज़ एंड डोंट्स पे जो है एक वीडियो बन जाए। और फिर जो है तो देखें, जब आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया ना, तो अब असबाब के दायरे में जो चीज़ आपके इख्तियार में थी वो आपने कर ली। अब जो है अब आप दुआओं पे इन्हिसार करें, मतलब जो आपके वसत में था वो आपने वो चीज़ इख्तियार कर ली। अब जो है अब आप दुआएं मांगे, अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। और फिर ये है कि आप बिल्कुल जो है तो मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला जो है तो वो आपके लिए बेहतर प्लान्स रखते हैं। हो सकता है आप समझ रहे हो कि यार अगर मैं इधर से रिजेक्ट हो गया, उधर से रिजेक्ट हो गया, बस मैं तो नाकाम हो गया। लेकिन आपको कुछ अरसे बाद पता चलेगा कि भैया शुक्र है कि उधर से मेरे रिजेक्शन। मेरे साथ ख़ुद इस तरह का मामला हुआ है कि यहाँ पर एक लैब में जहाँ पर मैंने अप्लाई किया था वहाँ से मुझे रिजेक्शन हुई। ठीक है, अभी मैं जिस लैब में हूँ, फिर बिल्कुल एंड डेज़ की ये बात है कि जिस लैब में मैंने उधर अप्लाई किया था उधर से रिजेक्शन हुई, इस लैब में मैं सिलेक्ट हुआ। ठीक है, लेकिन जब मैं फिर यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि अगर तो मैं उस लैब में सिलेक्ट हो गया होता तो मैं कितना टेंस्ड होता। और उस लैब का माहौल और वो जो प्रोफेसर है, मतलब उनकी अपनी जो नेचर है, तो वो बिल्कुल मेरे साथ मैच नहीं करती। तो शायद मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाता, मैं शायद वो पाकिस्तान वापस चला जाता। तो क्योंकि मतलब हर बंदे की अपनी एक फ़ितरत होती है, तो मेरी फ़ितरत ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बाउंडेड एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता। तो इसलिए आप अल्लाह पे यकीन रखें, अपनी तरफ से कोशिश करें और एंड नतीजा जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ें कि इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला बेहतरीन जगह पर ले जाएगा। ये जगह ना हो कोई और जगह होगी, कोई और जगह ना हो कोई और जगह होगी। तो आपने मायूस नहीं होना, बस आप अपना काम कर ले। तो ये यहाँ तक थी आज की वीडियो। इस हवाले से कोई भी किसी भी किस्म के आपके सवालात हों तो वो आप मुझे जो है तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी आप मेंशन कर सकते हैं। और आप मुझे पर्सनल जो है तो फेसबुक लिंक भी आपको वो डिस्प्ले हो रहा होगा यूट्यूब की वीडियो पे, तो आप मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। और तो बाकी जहाँ तक मुझसे गाइडेंस हो सकेगी इंशाल्लाह मैं करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चंस अगर तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो उसको मैं वीडियो में एड्रेस कर लूँ ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ तक आकर हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम 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 सलाम।